नमस्कार। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी के बारे में आज अध्ययन करना है। जिसकी प्रथम यूनिट हमारी जो है उसका आज का जो हमारा एजेंडा है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक तत्व चक्र। किस प्रकार से हमारे लिए ये आवश्यक है, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिकाएं ये निभाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका दूसरा नाम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी है और कौन कौन सी पुस्तक से लेकर इसे बनाया गया। तो आइए आज हम चर्चा करें सबसे पहले हमारा पोषक तत्व चक्र के बारे में या न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में। आज का जो हमारा एजेंडा है वो हमारा है न्यूट्रिएंट साइकिल। पोषक तत्व चक्र या इसे हम दूसरा नाम बायो जियो केमिकल साइकिल जैव भू रसायनी यानिक चक्र ठीक है। इसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। उससे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन परिचय पर चलते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल, तो हम यहाँ पर इन कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास बायो जियो केमिकल एंड साइकिल। बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। जियो का मतलब कौन आता है, रॉक, सॉइल, एयर और वाटर। केमिकल में मटेरियल और साइकिल मतलब पथ या पाथवे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखें हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग थिंग्स या वे सजीव प्राणी जो किसके अंतर्गत आते हैं, बायो, जिसके अंतर्गत बेसिकली हम देखें प्लांट्स प्लस एनिमल प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पादप जंतु और सूक्ष्म जीव से मिलकर बायोस, ऑल लिविंग थिंग्स जो सजीव है वो, जियो में रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, एंड केमिकल में जितने भी पदार्थ हैं हमारे वो, और साइकिल मतलब पथ। तो इनका किन रूप में, एक पथ के रूप में जो कार्य कर रहा है या किस रूप में ये चक्रण कर रहा है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसे न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक तत्व चक्र या बायो जियो केमिकल जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। एक बार हमारे इंट्रोडक्शंस की पीपीटी पर आएंगे। ये हमारा यूनिट फर्स्ट से टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यही अर्थ पता रखा है कि बायोस का मतलब ऑल लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जियो का मतलब रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, मृदा, वायु, पानी इत्यादि, केमिकल का मटेरियल, पदार्थ या रसायन, और साइक्लिक का मतलब चक्र या मार्ग या पथ से है, अर्थात इसे जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ए न्यूट्रिएंट साइकिल रिफर टू द मूवमेंट एंड एक्सचेंज टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे अजैविक तत्वों व जैविक जो व्यवस्था है में परिवर्तन और उन जैविकों की अजैवी मतलब अकार्बनिक प्रवस्था इनऑर्गेनिक फेस में
पूरा गमन या प्रारूप या चक्र सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र अपने अंतर्गत पोषक रसायनों को जैविक अवयवों टिश्यू में संग्रह कर उन्हें सुरक्षित रखते हैं, किंतु प्राणी एवं पादप के विनाश के पश्चात उनका वियोजन होना अथवा सड़ना एवं पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार रासायनिक तत्वों का निर्माण, उपयोग, विघटन, वियोजन तथा मुक्त होना एक चक्रीय रूप में कई चरणों में संपन्न होता है। मतलब जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कार्यकाल है और मृत्यु के पश्चात वो पृथ्वी पर किस प्रकार उस पृथ्वी पर या धरती पर मिल जाता है और वापस से वह पूर्ण चक्रण दोहराता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्व या ऐसे पदार्थ जो जीवन के लिए अति आवश्यक है वो किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा देखेंगे, जैव भू रासायनिक चक्रों के प्रकार। यहाँ पर देखते हैं इन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स इन्वॉल्व द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जल चक्रण जैसे जल का परिसंचरण होता है उसे जल चक्र में। गैसेस साइकिल्स में जो गैसों के माध्यम में, जैसे हम बात करें ऐसे तत्व जो गैस के रूप में उपस्थित हो, इनका प्रमुख स्रोत वायुमंडल हो, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि। नेक्स्ट हमें सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्रण के बारे में। इनमें खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, फेरस इत्यादि इस प्रकार के चक्रण होता है। इनका मुख्य स्रोत मृदा है तथा इन तत्वों को पादप गुलित अवस्था में भी अवशोषित कर सकते हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल सेकंड बात करनी है, जिसको हम 3 भागों में बांटा है। पहला हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, जल चक्रण, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं जल चक्रण के बारे में। ठीक है, ये पहला टाइप है। वाटर साइकिल्स के बारे में देखते हैं, जल चक्रण क्या और किस प्रकार से संभव है। ठीक है, जल चक्रण का महत्व सबसे पहले हम देखें, सजीवों के अस्तित्व एवं जैविक कार्यों के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक एवं द्रव्य है। इसके बिना पृथ्वी पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। यह पारिस्थितिक तंत्र की रचना एवं कार्यों का निर्धारण करता है तथा काफी हद तक पादप एवं जंतु के वातावरण का नियमन करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरे तत्वों का चक्रण भी जल पर ही निर्भर रहता है, इसलिए इसका सर्वोच्चम स्तर इसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह उनके अवशोषण के लिए विलायक का माध्यम प्रदान करता है और जल प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचन के लिए H+ आयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार माना जाता है, जिसमें से 85 to 95% जल की मात्रा होती है। तो जल हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जल का प्रक्रम बात करनी है। जल चक्र का अधिकांश भाग वायुमंडल तथा भूतल अर्थ सरफेस के मध्य वर्षा एवं वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से संपन्न होता है। प्रति वर्ष 4.46 जियोग्राम, 1 जियोग्राम में 10⁻20 ग्राम जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। इसमें से 3.47 जियोग्राम महासागरों की सतह पर व 1 जियोग्राम पृथ्वी की सतह पर वर्षा के रूप में गिरता है। पृथ्वी पर गिरने वाला जल में से 0.2 जियोग्राम बह जाता है तथा 0.6 जियोग्राम पूर्ण वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार जल में केवल थोड़ी ही मात्रा में 0.2 जियोग्राम पृथ्वी की सतह पर संग्रहित होता है। कुल जल की मात्रा का लगभग 0.0004% भाग ही जल चक्रण में रहता है। बहुत अच्छा बात बताई है। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि उपयोगी जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 0.00004% भागी जल चक्रण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब हम पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित पौधों की मूलों द्वारा जल अवशोषित होकर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल से वर्षा का माध्यम में पूर्ण भूतल तक आ जाता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% जल भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें नदी, नाले, झरने, समुद्र, महासागर के रूप में रहते हैं। ये पृथ्वी पर जल के मुख्य स्रोत हैं। इनके जल वाष्पन में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है, जहां से ठंडा होना, वहां से संघनित होकर वर्षा, ओले, हिमवृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है।
पृथ्वी पर इस जल का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा बहुत अल्प मात्रा में वनस्पति द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो बाद में जंतुओं को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, प्रकृति में जल चक्रण के लिए पीपी रोगर 1985 के अनुसार सुविधा के रूप में घटकों को परिणाम क्यूबिक कर किलोमीटर से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इस प्रकार जल का परिसंचरण पृथ्वी पर वायुमंडल तथा वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर निरंतर होता रहता है। मानव द्वारा वन विनाश एवं वन्य गतिविधियों के कारण भूमिगत जल की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखें कि वाटर स्टोरेज एज द स्नो है, उसके बाद लेक है, ग्लेशियर्स हैं, ये सारे हैं यहाँ पर। ये हमारे जो स्प्रिंग हो रहा है कौन सी है, ग्राउंड वाटर कहाँ स्टोरेज है, ठीक है, एक्वीफेयर है, ग्राउंड वाटर जो डिस्चार्ज हुआ वो कहाँ गया, ओशियंस में गया, रेफर रन और रिवर्स या लेक के माध्यम से इवोपरेशंस हो गया, पानी कैसे जा रहा है, प्रेसिपिटेशंस हुआ जिसके कारण रेन, स्नो, स्लीट, हील उनके ऊपर गिरा, सन जो हमारा था उसके लिए वाटर स्टोरेज ऑफ क्लाउड बने, इवोपरेट हुआ, समुद्र से पानी उड़कर ऊपर गया, बादल के रूप में गिरा, कहाँ पर आया, इस प्रकार से ये वाटर साइकिल संभव होती है। नेक्स्ट हमें देखना है गैसेस साइकिल्स में बात करेंगे। ऑक्सीजन साइकिल, बिना ऑक्सीजन के वायुमंडल हमारा अधूरा है। एटमॉस्फेयर में O2 बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर गैसीय चक्र में। गैसीय चक्र के अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चक्र आते हैं। कार्बन व नाइट्रोजन चक्रों का अध्ययन इसी में हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.95% होती है। यह जिसको हम 21 भी मान सकते हैं लगभग। ठीक है ना। वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से ऑक्साइड व कार्बोनेट के रूप में चट्टानों तथा जल में घुलित अवस्था में विद्यमान होती है। इसका उपयोग समस्त पौधे एवं जंतु श्वसन की क्रिया के दौरान करते हैं। प्रत्येक पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं और गैसों के रूप में ऑक्सीजन का संपूर्ण जीव जगत श्वसन के रूप में ग्रहण करता है। एक तरफ ऑक्सीकरण से अकार्बनिक पदार्थ CO2 बनता है। हरे पौधे CO2 को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपयोग करते हैं और O2 के उत्पन्न पर ऑक्सीजन के चक्र निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था। अब ऑक्सीजन चक्र में सबसे पहले हम बात करें तो वाटर से फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स के माध्यम से। अब ये कहाँ से, फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर या ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंट ग्लूकोज के रूप में, वहाँ से ये रेस्पिरेशन इन ऑल एनिमल्स के रूप में। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और दूसरा वाटर में मिल जाता है। ये हम देख सकते हैं एक साइकिल है हमारे पास, ये हाइड्रोलिक साइकिल है, द ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, एटमॉस्फेयर में O2, ठीक है, रेस्पिरेशन के माध्यम से कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, एसिमिलेशन ऑक्सीजन इन बायोम, स्मॉल ट्रांसफर है। ठीक है, वहाँ से ये कैसे सेंडिमेंट के रूप में बाहर निकला और कहाँ से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बाहर जा रहा है। ठीक है, एक तरफ इसका रेस्पिरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ इसका सब्सटेंस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है कार्बन साइकिल्स की। ठीक है, कार्बन साइकिल के लिए हम, यह भी एक गैसीय साइकिल है। CO2 साइकिल में देखें हम, निकलने वाला जितना भी कार्बन है वो प्लांट से हो सकता है या एनिमल से हो सकता है, या डेड ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्लू से हो सकता है, या फिर ऑटो एंड फैक्ट्रीज एसिमिलेशन से, ओशन अप टू से बाहर निकलता है, जहाँ से कौन CO2 जाता है और ये CO2 सनलाइट से मिलकर फोटोसिंथेसिस करता है और वापस किस में कन्वर्टेड हो जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन में मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये किसी न किसी रूप में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ही जीवों के लिए कार्बन का प्रमुख स्रोत है। वायुमंडल में CO2 लगभग 0.03% होती है। यह जीवों के लिए जल के साथ दूसरी प्रमुख ऑक्सीजन का स्रोत होता है। कार्बन समस्त प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में एक मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है। जीव जगत में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रवेश किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। प्राणियों में कार्बन पादप द्वारा प्रवेश करता है और कार्बन एवं ऑक्सीजन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवेश करती है जीव द्रव्य में मृत्यु होने तक रहती है। मृत्यु के पश्चात जीवाणु, कवक व अन्य सूक्ष्म जीवाणु अपघटन के दौरान पुनः वायुमंडल में लौट आते हैं।
कुछ मात्रा में पौधे एवं जंतु अपनी श्वसन क्रिया के द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लौटते हैं। संचित कोयला, पेट्रोल, डीजल, कारखानों से निकलने वाला धुआं और ज्वालामुखी इत्यादि भी कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म और O2 जो प्रोटोप्लाज्मिक है वहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से प्रोटोप्लाज्म से CO2 और H2 रेस्पिरेशन के लिए निकलता है, जो कि कहाँ जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन्वायरमेंट में मिलता है। साथ ही फोटोसिंथेसिस से भी हम बात करें तो CO2 H2 के साथ मिलकर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करनी है हमें नाइट्रोजन साइकिल्स की। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की बात करें, प्लांट पृथ्वी पर 78% जो हमारे पास नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, पर हम उसका सीधा उपयोग नहीं करते। बिजली से तड़कती हुई नाइट्रोजन पृथ्वी पर आती है और हम जो पादप हैं, ऐसे लेग्यूम्स पादप हैं जो कि अपनी गॉब्यूल जो जड़ों में गांठें होती हैं उनके माध्यम से वो पौधों में आते हैं और पौधों से अन्य जीवों में स्थानांतरित होते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है नाइट्रोजन साइकिल में, उसकी बात करें। ठीक है, प्लांट या फिर जो भी हम बात करें, सबसे पहले आप बात करें जैसे ये प्लांट से तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, बैक्टीरिया लिव इन द लेग्यूम रूट्स एंड नोड्यूल्स, उनके माध्यम से ये कहा गया अमोनिया बनाएगा, तो अमोनिफिकेशन होता है। नाइट्रोफिक्सिंग सॉइल और बैक्टीरिया, ये सॉइल के साथ फिक्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पहले अमोनिफिकेशन हुआ था, अमोनीकरण हो रहा था जिससे अमोनिया बना, और नाइट्रोजन जो हमारे नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रेट में, और नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसका एसिमिलेशन होगा, वो वापस प्लांट ले लेगा और उससे डिकम्पोजर्स के रूप में हो जाएगा, या फिर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन स्थानांतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी हमारा नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। ठीक है, जिसके लिए देखें हम सभी जीवों को नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल व अन्य नाइट्रोजन यौगिक के निर्माण में होती है। ये सब नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन से प्राप्त की जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% मात्रा में उपस्थित होता है, फिर भी अधिकतर जीव इसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अधिकतर जीव नाइट्रोजन का उपयोग आयन NO3 के रूप में करते हैं। नाइट्रेट आयन का अवशोषण पादपों द्वारा वातावरण में होता है। एमिनो समूह व अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित जीव द्रव्य में किया जाता है। अधिकतर पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चट्टानों में घुलने से या मनुष्य द्वारा उर्वरकों के डालने से होता है। कुछ मात्रा में नाइट्रेट का निर्माण हवा के प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करने पर बनता है। इस प्रकार से बने नाइट्रेट वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आता है और उसे ग्रहण की गई नाइट्रोजन भी पादपों की संरचना निर्माण में भाग लेती है तथा मृत्यु उपरांत तक यह उपस्थिति बनी रहती है। नाइट्रोजन प्राणियों में पादप द्वारा प्रमुख प्राप्त होती है। प्रकृति में नाइट्रोजन सीधा उपयोग करने की क्षमता कुछ ही जीवाणु में होती है, जैसे नीले हरे रंग के शैवाल होते हैं या ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करें, उन्हें नाइट्रोजन जीवाणु स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु या तो भूमि में या मटर के पौधों में पाई जाने वाली ग्रंथियां नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन अमोनिया से नाइट्रेट में परिवर्तित होकर ये जीवाणु शैवालों, इसमें जीवाणु व शैवाल के दो प्रकार बताएं, एक स्वतंत्र जीवी एवं द्वितीय सहजीवी। जीवाणुओं में एजोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, नीले हरे रंग की शैवाल, साइनोफाइसी के नॉस्टोकैल्स, उपवर्ग नॉस्टक, एनाबीना यह कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ें द्वितीय शाखा पर भी पाई जाने वाली ग्रंथियां नोड्यूल्स में राइजोबियम्स की जातियां स्थिरीकरण के रूप में कार्य करती है। अवशोषित नाइट्रेट को नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन पादप एवं जंतु के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ व जीवों की मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को जीवाणु आक्रमण कर प्रोटीन को अपघटित कर नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं और मुक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया चलती रहती है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधा इनका उपयोग करता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन की कमी होती रहती है, परंतु यह विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा बराबर पूरी होती रहती है। ये जीवाणु माइक्रोकोकोस, सुजेमोनास,
डीनाइट्रिफिकेट, बैसिलस सीरियस, नाइट्रोकोकस आदि, ठीक है ना। तो ये जीवाणु प्राय भूमि में पाए जाते हैं तथा अमोनिया नाइट्रेट व नाइट्राइट के यौगिकों को विघटित कर नाइट्रोजन का पुनः वायुमंडल में चली जाती है और यह क्रिया क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र पूर्ण होता है। नेक्स्ट बात करनी है हमें सेंडिमेंट या अवसादी चक्रण की, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र या सेंडिमेंट्री साइकिल है। फॉस्फोरस जीव द्रव्य का एक प्रमुख घटक है। यह न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड व अन्य यौगिक में पाया जाता है। फॉस्फोरस सभी जैव क्रियाओं में होने वाले ऊर्जा में अंतरपलित होते हैं। अति आवश्यक पोषक तत्व है। यह परिस्थिति की तंत्र में कम मात्रा में पाए जाते हैं, विशेषकर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। जीव जगत में फास्फोरस पादप द्वारा प्रवेश करते हैं। फास्फोरस विभिन्न चट्टानों का अपरदन क्रिया के द्वारा मृदा में इकट्ठा होता है, जहां से पौधा इसे अवशोषित करता है व जंतु के शरीर में प्रवेश करता है। मृत्यु उपरांत अपघटन की क्रिया द्वारा पुनः मृदा से लौट आता है और पौधों के लिए उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से यह चलती रहती है। सामान्यतः पौधों में ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में अकार्बनिक फॉस्फेट अवशोषित किया जाता है और यह फॉस्फेट कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में जंतुओं को अपघटक के शरीर में स्थानांतरित होकर अपघटन व खनिजीकरण मिनरलाइजेशन द्वारा पुनः मृदा में चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा फास्फोरस चक्र चलता रहता है, ठीक है। फास्फोरस चक्र को हम यहाँ पर देखें एनिमल मैन्यूर एंड बायोसॉलिड्स, देखिए कौन कौन से हैं, प्लांट, ह्यूमन, माइक्रोब, जो भी ऑर्गेनिक है, प्लांट से रिड्यूस हुआ ये, क्रॉप हार्वेस्टिंग हमने की थी, फिर यहाँ से ये इम्बोलाइजेशन हुआ या मिनरलाइजेशन हुआ जिससे कि सॉल्युबल फॉस्फोरस है। ये सारे यहाँ पर ये जो किसके लिए हेल्प करेंगे, ये प्लांट के लिए हेल्प करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है या डिसॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद सरफेस पे कौन कौन से, सेकेंडरी मिनरल्स में कौन कौन से, एटमॉस्फेयर डिपोजिशंस कौन कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे 3 कलर बता रखे, जो ग्रीन है वो कंपोनेंट है, ब्लू है वो इनपुट ऑफ सॉइल है और ऑरेंज है वो लूज ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है हमारा सल्फर साइकिल। यह भी एक अवसादी चक्र है। अब यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो गंधक चक्र भी अवसादी चक्र है। गंधक चक्र अमीनो अम्ल में आवश्यक तत्व के रूप में काम करता है। जीवों में गंधक ज़्यादा आवश्यक नहीं होती पर पादपों एवं जंतु की वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। गंधक गैस के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S व सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। यह मृदा में सल्फेट, सल्फाइड व कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। लावा की क्रियाओं से व जीवाश्म ईंधनों से जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड जैसे तथा जीवाणु के अपघटन क्रिया के दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल कर वायुमंडल में आती है। कहाँ कहाँ से आती है, एक तो आपका जो ज्वालामुखी होती है वहाँ से और जीवों के विघटन से, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ जीवों में गंधक के लिए सल्फर डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग कर, जैसे लाइकेन, दोनों का उपयोग करती है। अधिकांश जीव गंधक का उपयोग कर अकार्बनिक सल्फेट के रूप में करते हैं। पौधों में गंधक मृदा में सल्फेट के रूप में प्राप्त होती है। कुछ जीवाणुओं को कार्बनिक गंधक अमीनो अम्ल और सिस्टन की आवश्यकता पड़ती है। जंतु को गंधक पादप द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। क्रॉप हार्वेस्टिंग, ठीक है, एटमॉस्फेयर सल्फर कहाँ से मिला, वोल्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मिनरल फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पर भी वही है, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में है उसे कंपोनेंट, इनपुट ऑफ सॉइल और लूज ऑफ सॉइल्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर डिपोजिशन हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, तो सल्फर कहाँ कहाँ से मिल रहा है, एनिमल मैन्यूर से मिल रहा है एंड बायोसॉलिड से है, प्लांट रिड्यूस से होता है, ऑर्गन सरफेस से है, एब्जॉर्ब टू द मिनरल सरफेस है, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या सल्फर बनाएंगे, रस्टिंग और जो भी होगा। और उसका यूज़ कौन कौन करेगा, एक तो लाइकेन है, मिनरल प्लांट अप टू, ठीक है ना, अपटेक। इस प्रकार से यह हमारा सल्फर साइकिल संपन्न होती है, ठीक है। तो अभी हमने पोषक जो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल था, पोषक तत्व चक्र या बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के, सबसे पहले हाइड्रोलिक साइकिल, गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो रेफरेंस है
वो कौन कौन सी पुस्तक से लेकर बनाया गया है, तो एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, पारिक भट्टमेवाड़ा एम रावत अलका पब्लिकेशन से, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली आरबीडी पब्लिकेशन से, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन से, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एन अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7424843007 पर संपर्क कर सकते हैं, और ये हमारा ईमेल आईडी है bihscollege20@gmail.com। धन्यवाद।